आज की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूरोप दौरे से भारत वापस लौटेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे के करीब भारत पहुंचेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी यूरोप दौरे पर जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस का दौरा किया है। इस दौरे की सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात रही कि पीएम मोदी ने यूरोप से यूक्रेन रूस में युद्ध विराम की अपील की है। तो सुबह 11 बजे के करीब पीएम नरेंद्र मोदी भारत वापस लौटेंगे। यूरोप की 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम मोदी फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे भारत पहुंचेंगे। यूक्रेन संकट के बीच पीएम ने जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में युद्ध विराम की भी अपील की। पीएम ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स, डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सभी देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यूरोप दौरे के तीसरे दिन पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी गाड़ी से उतरे, राष्ट्रपति मैक्रों ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों काफी देर तक एक दूसरे का अभिवादन करते रहे। इस दौरान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पत्नी भी वहां मौजूद थी। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई। जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस पहुंचे। फ्रांस पहुंचते ही पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि फ्रांस हमेशा भारत का मजबूत साझेदार रहा है। यूरोप दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कात्रा ने बताया कि पीएम मोदी और मैक्रों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने रक्षा, अंतरिक्ष और सैन्य परमाणु सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत और फ्रांस एक दूसरे को हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख साझेदार के रूप में देखते हैं। यूरोप दौरे के दौरान पीएम मोदी ने डेनमार्क के नेताओं को कई उपहार भेंट किए हैं। पीएम मोदी ने अपने तोहफों के सहारे भारत के विविध रंगी कला कौशल का संदेश दिया है। उन्होंने क्राउन प्रिंस फेडरिक के लिए छत्तीसगढ़ की डोगरा आर्ट गिफ्ट की है। इसके अलावा क्राउन प्रिंसेस मैरी के लिए बनारसी मीनाकारी कला से सजी चांदी की नन्ही चिड़िया तोहफे में भेंट की है। पीएम मोदी ने डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय को कच्छ की रोगन पेंटिंग गिफ्ट की है। पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन को कच्छ कढ़ाई से सजी एक फॉल पेंटिंग भेंट की है। उन्होंने स्वीडन की पीएम मैंडेलेना एंडरसन को जम्मू कश्मीर से पपियर मैच बॉक्स और पश्मीना स्टोल गिफ्ट किया, जबकि फिनलैंड की पीएम सना मरीन को गिफ्ट राजस्थान की पहचान टी ऑफ लाइफ उपहार में भेंट की है। पीएम मोदी ने नॉर्वे की पीएम जोनास गहर स्टोर को राजस्थान की कोफ्तगिरी कला से सजी ढाल गिफ्ट में दी। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की। आज से मिशन बंगाल पर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बंगाल दौरे पर रहेंगे। अमित शाह आज उत्तर 24 परगना में बीएसएफ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा शाह सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग होनी है, मीटिंग करेंगे। और वहीं गृह मंत्री कल दोपहर में कोलकाता पहुंचेंगे और पार्टी विधायकों और प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सियासत चरम पर दिख रही है। इसके पीछे की वजह बीजेपी के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित शाह के दौरे को माना जा रहा है। अमित शाह का आज से बंगाल दौरा शुरू हो रहा है। शाह के इस दौरे को लेकर विपक्षी से लेकर पार्टी नेताओं तक की टकटकी लगा रखी है। अमित शाह सिलीगुड़ी में भयमुक्त बंगाल के निर्माण के लिए विजय संकल्प समावेश को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी की हार के बाद अमित शाह पहली बार बंगाल जा रही हैं। आज से बीजेपी अध्यक्ष तेलंगाना और केरल के दौरे पर रहेंगे। वो दोनों राज्यों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हैदराबाद में आज प्रदेश बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और महबूब नगर में एक रैली को संबोधित करेंगे। नड्डा शुक्रवार को केरल की यात्रा करेंगे और कोझिकोड बीच पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। टीआरएस सरकार पर अपने चुनावी वादों को लागू करने के लिए बीजेपी जनम गोसा भाजपा भरोसा रैली करेगी। और लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, टीएमसी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की आज बैठक होनी है। टीएमसी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर यह बैठक बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक टीएमसी भवन में बुलाई गई है और खबर ये भी है कि टीएमसी की ये बैठक बंद कमरे में होगी। तीसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर यह बैठक बुलाई गई है। बेहद अहम ये बैठक होने जा रही है। टीएमसी भवन में यह बैठक बुलाई गई है।
बंगाल विधानसभा में टीएमसी की जीत के 1 साल पूरा होने के बाद आज ममता बनर्जी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। बैठक राज्य में टीएमसी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली सालगिरह पर बुलाई गई है। पश्चिम बंगाल में जीत के 1 साल बाद टीएमसी लगातार राज्य में मजबूती से उभर रही है, जबकि बीजेपी में अंतर्कलह मची हुई है। अब तक बीजेपी के 15 पदाधिकारी टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक बंद कमरे में होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मिजोरम का दौरा करेंगे। वो आइजोल में मिजोरम विद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद रामनाथ कोविंद का दूसरा मिजोरम दौरा है। कल राष्ट्रपति ने असम के तामुलपुर में बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया था। बुधवार को आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में DONER मंत्रालय के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर महोत्सव के समापन समारोह में भी राष्ट्रपति शामिल हुए। और इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सांबा के पास एक पाकिस्तानी सुरंग का खुलासा हुआ है। ये सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। बड़ी खबर है, बीएसएफ के विशेष चेकिंग अभियान के दौरान सुरंग का खुलासा हुआ। तो सांबा के पास एक पाकिस्तानी सुरंग का खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक पाकिस्तानी सुरंग का पता चला है। ये सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर है। ये पाकिस्तानी पोस्ट चमन खुर्द से भी सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर है। इसका पता तब चला जब बीएसएफ की ओर से विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। सीमा पार से आए दिन आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए वो कई बार सुरंगों का सहारा भी लेते हैं। घाटी में सीमा पार से जारी एक साजिश का खुलासा किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू के युवाओं को हनी ट्रैप में फंसा रही है। ऐसे में अब ये जानकारी सामने आ रही है कि हनी ट्रैप में फंसने वाले युवाओं के साथ पैसों का लेन देन बाहरी राज्यों से हो रहा है। दूसरे राज्यों में पाकिस्तान के एजेंट मौजूद हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं के संपर्क में हैं। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की तरफ से कई राज्यों में दबिश दी जा रही है। गुजरात में कच्छ तट से एक बार फिर एक पाकिस्तानी नाव को रोका गया है। बीएसएफ ने हरमीनाला में बॉर्डर पिलर नंबर 1158 के पास क्रिक क्षेत्र से एक पाकिस्तानी नाव को रोका। गश्त कर रहे बीएसएफ के जवानों को भारतीय जल सीमा में 2 से 3 मछुआरे नजर आए, लेकिन बीएसएफ के जवानों के वहां पहुंचने से पहले ही वो मछुआरे पाकिस्तानी सीमा में वापस चले गए। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी नौका को जब्त कर लिया है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर अब गुजरात से है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में ट्रिपल तलाक कानून में पहली सजा मिली है। पालनपुर में कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। आरोपी को 1 साल कैद और 5000 जुर्माना लगाया गया है। तो आपको बता दें गुजरात के पालनपुर में क्लास 1 अधिकारी ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया था और उसके बाद पत्नी और बच्चों के होने के बावजूद दूसरी शादी की गई थी। तो गुजरात से बड़ी खबर है इस वक्त की। गुजरात में ट्रिपल तलाक कानून में पहली सजा हुई है। 1 साल की सजा सुनाई गई है और इसी के साथ 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी प्रेस की आजादी के मामले में भारत 150वें पायदान पर पहुंच गया है। 180 देशों की इस लिस्ट में भारत पिछले साल 142वें रैंक पर था। इतना ही नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन प्रेस की आजादी के मामले में और भी पीछे हैं। नॉर्वे इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भारत पिछले साल के मुकाबले 8 स्थान फिसलकर 150वें पायदान पर पहुँच गया है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सीतारमैया ने PSI घोटाले की जांच हाईकोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने और पूर्व सीएम ने कहा है कि घोटाले की CID नहीं बल्कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। सीतारमैया ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर राज्य में 40% कमीशन सरकार का समर्थन करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट आज राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने वाली याचिका पर फाइनल सुनवाई शुरू करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम केंद्र सरकार को निर्देश देते हैं कि वो हफ्ते के आखिर तक जवाब दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हलफनामों पर जब जवाब मंगलवार तक दाखिल कर दिया जाए। चीफ जस्टिस NV रमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था
कि वो इस मामले में फाइनल सुनवाई 5 मई से शुरू करेंगी और मामले को टाले जाने की कोई गुहार स्वीकार नहीं की जाएगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कल चक्रवात आने की चेतावनी की है। इस चक्रवात को आसानी नाम दिया गया है। अगर ये चक्रवात आकार लेने में सफल होता है तो लगातार ये तीसरा साल होगा जब भारत के समुद्री इलाकों में तूफान आएगा। इससे पहले 2020 में अम्फान तूफान ने पश्चिमी बंगाल और फिर 2021 में यास तूफान ने उड़ीसा को प्रभावित किया था। इस बार आसानी तूफान भी उड़ीसा की समुद्री तट से टकरा सकता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर मुद्दे पर कदम पीछे खींचने से इनकार कर दिया है। मीडिया से मुखातिब हुए राज ठाकरे ने साफ किया है कि ये धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मसला है, इसलिए इस मुद्दे पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। बाला साहब के अजान और लाउडस्पीकर पर दिए गए भाषण को ट्वीट करने के राज ठाकरे को जवाब शिवसेना ने बाला साहब के उस भाषण से दिया है जिसमें उन्होंने राज को बिना दिमाग का शख्स बताया था। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा विवाद में तनाव बढ़ता जा रहा है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के लाउडस्पीकर मामले में आर पार के ऐलान के बाद मुंबई सहित कई शहरों में एमएनएस कार्यकर्ता एक्शन में आ गए हैं। इसी के तहत नासिक में सांप्रदायिक तनाव फैलने के आरोप में पुलिस ने 150 से ज्यादा एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस प्रशासन शांति भंग करने और माहौल खराब करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपट रहे हैं। मुंबई में अजान और हनुमान चालीसा विवाद में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एक नेता पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 353, 279, 336 के तहत शिवाजी पार्क थाने में केस दर्ज किया है। आरोपी संदीप देशपांडे और संतोष धुरी अपने ड्राइवर के साथ फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने संतोष सलील नाम के एक एमएनएस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा बजाने को लेकर मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई शहरों में जबरदस्त तनाव है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर जारी लड़ाई के बीच मुंबई पुलिस ने बुधवार को सभी धर्म के प्रमुख लोगों से बातचीत की। सभी धर्म गुरुओं के साथ पुलिस कमिश्नर की हुई बैठक में लाउडस्पीकर विवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई। मीटिंग में पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर की आवाज किसी सूरत में 55 डेसिबल से ज्यादा न हो। मुस्लिम धर्म गुरुओं के अलावा अब दूसरे धर्म के कई गुरुओं ने भी एमएनएस राज ठाकरे के लाउडस्पीकर के खिलाफ शुरू अभियान पर नाक भौंसी कोड़ा है। मुंबई सेशन कोर्ट ने अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत दे दी है। बुधवार को कोर्ट ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ऑर्डर जेल अथॉरिटी को न मिल पाने की वजह से राणा दंपति की रिहाई आज भी नहीं हो पाई। राणा दंपति को सीएम उद्धव के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की जिद की वजह से 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पूछताछ के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को तलब किया है। पवार को पहले समन भेजा गया था। उम्मीद है कि एसआईटी एनसीपी प्रमुख से मुंबई में आज पूछताछ कर सकती है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जयंत पाटिल की अगुवाई वाला 2 सदस्यीय कमीशन इस मामले की जाँच कर रहा है। 1 जनवरी 2018 को कोरेगांव भीमा इलाके में हिंसा हुई थी। और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपके सामने आज की इस वक्त की बड़ी खबर। नवाब मलिक की जमानत पर आज सुनवाई। मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट सुनवाई करेगा। खराब सेहत के आधार पर मलिक ने जमानत मांगी है। ईडी ने नवाब मलिक की जमानत का विरोध किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नवाब मलिक की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। एनसीपी नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। अपने खराब सेहत के आधार पर मलिक ने स्पेशल कोर्ट में बेल पिटीशन दायर की है। एनसीपी नेता की जमानत अपील का ईडी ने विरोध किया है। ईडी जमानत याचिका पर सुनवाई 6 मई को करने की अपील कर रही थी, जिसे कोर्ट ने इस आधार पर खारिज कर दिया है कि सुनवाई से ज्यादा जरूरी आरोपी की हेल्थ है। नवाब मलिक फिलहाल जेजे हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। मुंबई के मनसुख हिरन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा ने मर्डर की साजिश रची थी। प्रदीप शर्मा की जमानत के विरोध में दायर हल्फनामे में एनआईए ने यह दावा किया, सचिन वाजे ने प्रदीप को हत्या के लिए 45 लाख रुपए दिए थे। प्रदीप शर्मा ने मर्डर की साजिश रची थी। एनआईए की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है। मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने 71 किलो गांजे के साथ 3 ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया है।
मुंबई में 2 लोगों के पास से 5-5 किलो गांजा और नासिक से एक शख्स के पास से 61 किलो गांजा बरामद किया गया। दक्षिण मुंबई के डिमेलो रोड पर गश्त के दौरान पुलिस ने अजीम अतीक सैयद और राकेश निमोरकण को ड्रग्स के साथ अरेस्ट किया। नासिक के सिन्नर इलाके से गणेश नाम के शख्स के पास से 61 किलो गांजा पकड़ा। गहलोत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी राजस्थान के सभी जिलों में बड़े प्रदर्शन करेगी, जिसकी शुरुआत आज अलवर से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल के साथ होगी। अलवर में सबसे ज्यादा क्राइम की घटनाएं हो रही हैं। बीजेपी मेवात में हो रही क्राइम की घटनाओं को चुनावी मुद्दे के तौर पर जनता के बीच लेकर जाना चाहती है। अगले साल राजस्थान विधानसभा चुनाव है, इसलिए आंदोलन की शुरुआत के लिए अलवर को चुना गया है। राजस्थान के जोधपुर में ईद के दिन हुई हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू को 6 मई की आधी रात तक बढ़ा दिया गया है। जोधपुर के पुलिस आयुक्त कार्यालय की ओर से ये जानकारी दी गई, लेकिन कर्फ्यू के दौरान विद्यालय की परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में शरीक होने वाले छात्रों को, शिक्षकों और परीक्षा कार्य के स्टाफ को आने जाने की छूट होगी। बता दें कि जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। अब इस मामले में पुलिस 148 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के ललितपुर के थाने में नाबालिग से गैंग रेप। ललितपुर के थाना पाली के इंचार्ज पर रेप का आरोप लगा है। रेप केस में थाना इंचार्ज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की को 4-5 युवक एमपी के भोपाल से ले गए और गैंग रेप किया। आपको बता दें, ललितपुर में पाली में उसके घर के पास छोड़कर उसे फरार हो गए। तो यूपी से बड़ी खबर है, ललितपुर के थाने में नाबालिग के साथ गैंग रेप हुआ है। ललितपुर में नाबालिग से रेप मामले में कांग्रेस भी योगी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि ललितपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप और फिर शिकायत लेकर जाने पर थानेदार द्वारा बलात्कार की घटना दिखाती है कि बुलडोजर के शोर में कानून व्यवस्था के असल सुधारों को कैसे दबाया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं होंगे तो वो शिकायत लेकर कहां जाएंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विपक्षी दलों से कहा है कि वे आपराधिक मामलों का राजनीतिकरण न करें। लड़की की मां का आरोप है कि 22 अप्रैल को 4 लोग उसकी बेटी को भोपाल ले गए थे, जहां उन्होंने 3 दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया और बाद में उसे पाली थाने के बाहर छोड़कर भाग गए। लड़की जब 27 अप्रैल को मुकदमा दर्ज कराने थाने गई तो थाना अध्यक्ष ने भी उसके साथ बलात्कार किया। बाद में लड़की ने सुरक्षित संस्था चाइल्ड लाइन पहुंचकर काउंसलिंग के दौरान पूरी घटना बताई। थाने में रेप की खबर से ललितपुर से लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। एडीजी जोन भानु भास्कर ने पूरे पाली थाने के 29 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। उन्होंने झांसी रेंज के डीआईजी जोगेंद्र कुमार को मामले की जांच सौंपी है। एडीजी ने 24 घंटे में जांच पूरी करने का आदेश दिया है। उधर पीड़िता का बुधवार को मेडिकल कराया गया। कोर्ट में उसका 164 का बयान होना था, हालांकि वो नहीं हो पाया। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आरोप है कि 27 अप्रैल को पीड़िता को थाने में बुलाकर रेप किया गया था। ललितपुर गैंग रेप मामले में यूपी राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। यूपी राज्य महिला आयोग ने मामले पर डीजीपी से रिपोर्ट तलब ली है। महिला आयोग ने दोषी व्यक्तियों को कठोर सजा दिलाए जाने की मांग की है, ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो। महिला आयोग ने कहा है कि घटना प्रदेश की सभी महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है। ललितपुर में गैंग रेप पीड़िता के साथ थाने में भी रेप का आरोप है। मामले के आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। 8 साल बाद अपने पैतृक गांव पंचूर में रात्रि विश्राम करने के बाद बुधवार सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गांव की सैर से दिन की शुरुआत की। वो गांव में घर के उसी कमरे में रुके जहां उनका बचपन बीता। तड़के 4 बजे उठने के बाद योगी आदित्यनाथ ने स्नान करने के बाद घर में ही पूजा की। इस मौके पर वो अपने भतीजे के मुंडन संस्कार में भी शामिल हुए। उनकी ये यात्रा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इससे पहले उनको सार्वजनिक तौर पर कभी किसी अपने परिजनों के साथ इतना समय बिताते नहीं देखा गया। उत्तराखंड दौरे के दौरान 5 साल बाद सीएम योगी ने अपनी मां से मुलाकात की और उनसे पूछा कि क्या आप मुझे पहचानती हो। इस पर मां ने सिर हिलाते हुए अपनी सहमति जताई। परिजन योगी को अपने बीच पाकर बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सबको खुशी हो रही है, सब मिल रहे हैं, पूरी जनता आ रखी है यहाँ, सब मिल रहे हैं उनसे, सब आशीर्वाद ले रहे हैं उनसे। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का
आज तीसरा दिन है। आज हरिद्वार में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड को अलकनंदा होटल समर्पित करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार जाएंगे। परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड के हिस्से में आए अलकनंदा होटल को राज्य को समर्पित करेंगे। उत्तर प्रदेश के नए रिजॉर्ट भागीरथी का उद्घाटन करेंगे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री धामी और योगी आदित्यनाथ के बीच सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों के बंटवारे की कार्रवाई पर भी बातचीत हो सकती है। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में आज किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने धरने का ऐलान किया था। भारतीय किसान यूनियन का दावा है कि लखीमपुर में राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान इकट्ठा हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने की तरफ से पहले ही धरने का ऐलान कर दिया गया था और आज लखीमपुर खीरी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा किसानों की तरफ से। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। ये भूकंप सुबह करीब 5:30 पर आया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में नुकसान की खबर नहीं है। वहीं तजाकिस्तान भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह तकरीबन 5:30 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि कोई नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार बड़ी खबरें। दक्षिण दिल्ली में आज एमसीडी की कार्रवाई संभव है। आज अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा एमसीडी की तरफ से। साउथ दिल्ली नगर निगम के मुताबिक आज कालिंदी कुंज इलाके में एमसीडी अतिक्रमण हटाएगी। वहीं कल श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक अतिक्रमण हटा सकती है एमसीडी। राजधानी दिल्ली के भजनपुरा में फायरिंग से सनसनी फैल गई। 3 से 4 राउंड हुई फायरिंग में एक शख्स के हाथ में गोली लग गई। घायल शख्स महिला पुलिसकर्मी का पति बताया जा रहा है। घटना में मुख्य आरोपी मनीष डेढ़ा का नाम सामने आया है। ये भी सामने आया कि घायल शख्स विशाल से प्रेम प्रसंग के मुद्दे पर मनीष से पुरानी रंजिश चल रही थी। मनीष और विशाल पर पहले से ही मामले दर्ज हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए जांच में जुट गई है। और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के 1354 नए मामले सामने आ गए हैं। संक्रमण दर दिल्ली में 7.64% हो गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में 1343 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें 4319 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं 186 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। तो मामले एक बार फिर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ने लगे हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है दिल्ली में। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सभी अपना ध्यान रखें। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 4 मई यानी बुधवार को कोरोना के 1354 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण दर 7.64% हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 17,732 लोगों के टेस्ट किए गए और 1,486 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल 5,853 एक्टिव मामले हैं। देश में लाउडस्पीकर पर जारी सियासी लड़ाई पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने हमला बोला है। लालू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये सब लोगों के बीच बंटवारा कर अपनी सियासत साधने की चाल है। तो ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पीके कुछ महीनों तक बिहार की यात्रा करेंगे। वे लोगों से मिलेंगे, उनके मुद्दे जानने की कोशिश करेंगे। माना जा रहा है कि ये राजनीतिक आंदोलन बाद में नई राजनीतिक पार्टी में बदल सकता है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत है। सबसे पहले वो बिहार के 2 बड़े रीजन को चुन रहे हैं। प्रशांत के करीबी सूत्र का कहना है कि पीके तुरहुत और सारण रीजन से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, जिसमें वो जनता के साथ साथ राजनीति के बड़े शहरों से भी मुलाकात करेंगे।
उज्जैन सेवाधाम आश्रम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मानसिक रोगी वार्ड में इन्फेक्शन फैलने से 2 लोगों की मौत हो गई और 6 से अधिक लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उज्जैन सीएमओ का कहना है कि अभी मौत का कारण साफ नहीं है। वहीं ये भी बात सामने आ रही है कि इन सभी को पहले से ही बीमारियां थी, साथ ही कोई इन्फेक्शन ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस प्रकार बीमारी के हालात पैदा हुए हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय मरी माता से राजवाड़ा तक बनने वाली सड़क का निरीक्षण करने गए थे, जहां लोगों की शिकायत थी कि नगर निगम के अधिकारी सही तरीके से जमीन नहीं नापते, जिससे लोगों के घरों का ज्यादा हिस्सा टूट रहा है। जिसके बाद नगर निगम के कर्मचारी नाराज हो गए। जनता और अफसरों के बीच कहासुनी के बाद मामला बिगड़ता देख विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बीच बचाव किया। इस दौरान विधायक ने पहल की कि निगम के अधिकारी मिल बैठकर हल निकालेंगे। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है, जहां गैंग वॉर के चलते एक युवक को बीच सड़क पर लाठी, डंडे, पाइप, बैट, स्टंप और रॉड से पीटा जा रहा है। घटना मस्तूरी इलाके के दरेरी घाट की बताई जा रही है। हमलावरों ने युवक को केस दर्ज कराने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी, साथ ही उसकी बाइक में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि हमलावर युवक ट्रांसपोर्टिंग की आड़ में गाँव में नशे का कारोबार करते हैं। कल अहमदाबाद के आरएसएस हेडक्वार्टर के हेडगेवार भवन पर संघ के वरिष्ठ और बीजेपी नेताओं ने अहम बैठक की। इस बैठक में सौराष्ट्र और गुजरात के अन्य संघ चालक, पदाधिकारी और प्रांत प्रचारक के साथ बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बहुत अहम माना जा रहा है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को बिना रुके 6 महीने तक चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने का निर्देश दे चुकी है। राजस्थान के बीकानेर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां सवारियों से भरे एक पिकअप वैन पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं। ये सभी शादी के सामान की खरीदारी के लिए जा रहे थे। ये हादसा तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर पलटने से हुआ। वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत के बाद से शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। और बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पंजाब में मान सरकार के आज 50 दिन पूरे। आज बड़ा फैसला ले सकती है मान सरकार, तो कई बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। वहीं सूत्रों से खबर है कि नौजवानों और रोजगार को लेकर फैसला हो सकता है। तो रोजगार को लेकर फैसला हो सकता है नौजवानों के लिए, जिसका ऐलान लगातार पंजाब सरकार की तरफ से किया भी जाता रहा है और चुनावों के दौरान भी कई तरह के वादे किए गए थे रोजगार को लेकर के। और अब आज बड़ा फैसला ले सकती है मान सरकार, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रेप के मामले में फरार चल रहे ललितपुर के एसएचओ को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता से थाना प्रभारी ने बलात्कार किया था। आरोपी एसएचओ की इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास से गिरफ्तारी हुई है। थाने पर जब उनको लाया गया, फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर पंजीकृत की गई है। यूपी के ललितपुर के थाने में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता से रेप होने के आरोप में हड़कंप मचा हुआ है। रेप का आरोप ललितपुर जिले के थाना पाली इंचार्ज पर लगा है। आरोपी एसएचओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपों के मुताबिक नाबालिग लड़की को 4-5 युवक एमपी के भोपाल ले गए और गैंगरेप किया। बाद में ललितपुर में पाली में उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गए। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। फिर एसपी के आदेश पर थाना अध्यक्ष सहित 4 पर केस दर्ज हुआ तो मामला सामने आया। एसपी नेता अखिलेश यादव ने ललितपुर गैंगरेप पीड़िता की मां से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अखिलेश ने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है, हाथरस चंदौली में भी यही हुआ। बीजेपी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। जिस जगह वो न्याय मांगने गई वहीं ये घटना हो गई हो, और अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये करने लगेगी, और पुलिस की पहली घटना नहीं है, चंदौली आपके सामने है, गोरखपुर में एक व्यापारी के साथ घटना हुई वो आपके सामने है। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ अब लगातार बुलडोजर गरज रहा है। उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के बाद अब दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने भी अतिक्रमण और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कल ओखला में और शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा। अगले 9 दिन में 8 इलाकों में बुलडोजर चलेगा। कल तुगलकाबाद के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज इलाके में दक्षिण दिल्ली नगर निगम में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलेगा। कई अन्य इलाकों में भी अतिक्रमण हटाया जाएगा।
दिल्ली में 13 मई तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। दिल्ली के 12 जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। शाहीन बाग, अबुल फजल इनक्लेव, ओखला, तिलक नगर वेस्ट, जैतपुर, मदनपुर खादर ईस्ट, सरिता विहार, जसोला, कंचन कुंज, मधु विहार, विष्णु गार्डन, उत्तम नगर शामिल है। कालिंदी कुंज पार्क से जामिया नगर पुलिस स्टेशन और कल श्रीनिवासपुरी प्राइवेट कॉलोनी से ओखला रेलवे स्टेशन गांधी कैंप तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलेगा। दिल्ली अवैध मांस की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। उत्तर दिल्ली नगर निगम ने कल 6 क्षेत्रों में कार्रवाई की। शहरी सदर पहाड़गंज क्षेत्र, करोल बाग क्षेत्र, रोहिणी क्षेत्र, केशवपुरम क्षेत्र में दुकानों को सील कर दिया गया। सिविल लाइन क्षेत्र और धर नरेला क्षेत्र में अवैध मांस की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 14 दुकानों को सील कर दिया गया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में कल रात 10 बजे 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच और हालात को काबू किया। बताया जा रहा है कि पार्क में खेलते समय बच्चों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद ये मामला बड़ों तक पहुंच गया। बच्चों के बीच में पार्क में खेलते हुए झगड़ा हुआ, वही एक बड़े झगड़े के रूप में तब्दील हुआ, जबकि संख्या में ऐसा नहीं है कि वहाँ जो सारे लोग थे वो झगड़े में शामिल थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर पीएम पद से हटने के बावजूद 15 करोड़ की सरकारी BMW कार अपने पास रखने का आरोप है। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि खान एक BMW X5 कार अपने साथ ले गए हैं, जो विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की कारों की बेड़े में से एक है। मरियम के मुताबिक बम और बुलेट प्रूफ ये कार 15 करोड़ की है। श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने आर्थिक संकट से उबरने और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पैकेज दिलाने की कोशिश में भारत की मदद को सराहा है। साबरी ने कहा कि IMF से बातचीत में भारत ने भरपूर सहयोग दिया। साबरी ने संसद में बताया कि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उनकी 2 बार मुलाकात हुई और उन्होंने श्रीलंका को त्वरित वित्त पोषण साधन सुविधा के लिए भारत की ओर से पूरी सहायता भी दी। श्रीलंका संकट के खिलाफ जनता का आक्रोश बरकरार है। राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन जारी है। बुधवार को श्रीलंका संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे 13 युवाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। युवाओं की गिरफ्तारी को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। नाराज लोगों ने घंटों पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन किया। अरेस्ट युवाओं की रिहाई के लिए 120 वकीलों की टीम उनके बचाव में उतर आई है। श्रीलंका में जरूरी दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का आयात न हो पाने के कारण देश में मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बनती जा रही है। मशहूर ब्रिटिश मेडिकल जर्नल द लॉसेट ने अपनी एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में चिकित्सा सामग्रियों का अभाव 2022 में पूरे साल बना रहेगा। श्रीलंका के डॉक्टरों के संगठन ने दुनिया भर की मेडिकल संस्थाओं से मदद भेजने की अपील की है। दुनिया में बीते 1 साल में लगभग 4 करोड़ लोग भुखमरी के हालात में पहुंच गए हैं। यूएन की एक संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बुधवार को जारी नए आंकड़े में इस बात की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समय दुनिया में लगभग 20 करोड़ लोग भुखमरी में जी रहे हैं। विश्व में सैन्य संघर्ष, आर्थिक संकट और स्वास्थ्य चुनौतियों की वजह से भुखमरी की समस्या बढ़ रही है।